हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर वर्ड्स। माई सेल्फ कोमल और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंग्लो नॉर्मन एज को, जो कि हमारी सेकंड क्लास है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था एंग्लो सेक्शन एज को, जो कि हमारी फर्स्ट क्लास थी। और हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो है एक सीरीज स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम पॉइंटर्स के थ्रू और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के थ्रू अपने सारे एजेस को समझते हैं, जो हमारे पीवाईक्यूज में और यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। तो ये सभी बच्चों के लिए जिनका इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम है, किसी भी कॉम्पिटेटिव का, उसको आप इसको पढ़ सकते हैं, उसके लिए सॉरी, और आपको ये वर्क करेगा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो हमें पता होना चाहिए कि हमें पूरे वीडियो में मिलने क्या वाला है, सो दैट अगर आपका टाइम बिल्कुल ना वेस्ट हो और आपको पता हो कि आपको मैं क्या क्या पॉइंट्स पढ़ाने वाली हूँ। और किसी भी एज को पढ़ने से पहले ऐसे ही हमको कंटेंट डिसाइड कर लेना चाहिए कि उस एज के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें पढ़ना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की एंग्लो नॉर्मन एज जो है हमारा, जो कि हमारी सेकंड क्लास है आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एजेस की। उसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, फिर हम पढ़ेंगे आपके हाउ एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्टेड। ठीक है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, मेजर वर्क्स क्या हैं इस एज में, लैंग्वेजेस क्या फॉलो की जाती थी, लिटरेचर किस टाइप का था इस एज में, हाउ एंग्लो नॉर्मन एज एंडेड, कैसे ये एंड हुआ, कैसे एज ऑफ चौसर अब इसके बाद स्टार्ट होगा। और उसके अलावा यूजीसी नेट के वन लाइनर्स को हम पीवाईक्यूज को एक तरीके से डिस्कस करेंगे लास्ट में, और आपका पूरा कवर हो जाएगा। और इस वीडियो का मेरा यही एम है कि जब मैं इस वीडियो को एंड करूं तो आपको सारा पॉइंटर वाइज इस एज के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट रटा होना चाहिए। और अगर आपको प्रॉब्लम हो उसके बाद भी, तो इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके बाद, क्लास के बाद जो है, मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगी। आपको टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है और मैं क्लासेस के बाद वहां पर पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंग्लो नॉर्मन एज को। बिफोर स्टार्टिंग द एंग्लो नॉर्मन एज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा रिकैप कि एंग्लो सेक्शन एज या हमारी जो पहली क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था कि वो 450 एडी से 1066 एडी तक हमारा एंग्लो सेक्शन एज था, जहां पर उसको डार्क एज भी बोला जाता है। और वहां पर हमको बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं चली हैं अपने लिटरेचर के बारे में, इसीलिए उसको डार्क एज बोला जाता है। और वहां पर ये हो रहा था कि 3 तरीके के जर्मेनिक ट्राइब्स आए थे, और जिनका नाम था एंग्लो सेक्शन जूट, और उन्होंने वहां पे 7 किंगडम्स को जो है वो स्टैब्लिश किया था। और हमने देखा था कि हमें कुछ मेजर वर्क जैसे बियो हो गया और कुछ एलिजीज मिली थी। और साथ में हमने देखा था कि कैसे रिलीजियस बिलीफ जो है वो फॉलो हुआ इंग्लैंड में सेंट एगस्टियन के आने के बाद। और उससे पहले हमारा कैसा थॉट प्रोसेस था एंग्लो सेक्शन जूट जो ट्राइब थी उसका, जो था पैगनिज्म। ठीक है, और वहां पर हमने देखा था कि लिटरेचर किस टाइप का था और कौन कौन से टाइप के लिटरेचर आपके जो है वो फॉलो किए गए थे। तो ये आप अपना डिटेल में जाके उस क्लास को देखिएगा, फिर इसके बाद आइएगा इस पे। अब हम आज डिस्कस कर रहे हैं एंग्लो नॉर्मन एज को। एंग्लो नॉर्मन एज को हम लोग मिडिल इंग्लिश एज भी कहते हैं, जो हमारा टाइम पीरियड है 1066 से 1300 एडी तक। ओके, 1066 से 1300 एडी तक हमारा जो एज था उसको बोलते हैं हम लोग एंग्लो नॉर्मन एज। ओके, इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। एंग्लो नॉर्मन एज जो है उसको एज ऑफ रोमांस भी कहा जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले जब हम अपना एंग्लो सेक्शन एज देख रहे थे तो वहां पे रोमांटिक वर्क नहीं लिखे जा रहे थे, या तो रिलीजियस वर्क थे, या तो आपके जो है वो ऐसे वर्क थे जो हीरोइक थे और जो एपिक थे। बट कहीं पे भी रोमांटिक वर्कों का इतना कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं था उस टाइम पे। तो यहाँ पर एक तरीके से ये हॉलमार्क है, थीम है कि आपका जो है वो कोर्टली रोमांस के बारे में और रोमांटिक जो है वो स्टोरीज, पोएम्स, ये सब लिखना यहाँ पे स्टार्ट हो गया था इस आपके एज में। तो दिस एज एक्ट एज अ ब्रिज ऑफ ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। तो ये क्या है, एंग्लो नॉर्मन एज ही हमारा ब्रिज बनेगा आपका जो ओल्ड इंग्लिश है उससे आपका मिडिल इंग्लिश तक आने का। ओके, हाउ एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्टेड इन इंग्लैंड। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आपका जो हेनॉट सेकंड है, जो लास्ट आपके एंग्लो सेक्शन एज के किंग थे, उनकी लड़ाई होती है नॉर्मैंडी विलियम द कॉन्करर से। और विलियम द कॉन्करर जो है वो जीत जाते हैं 25 दिसंबर 1066 में, और वो इंग्लैंड में स्टैब्लिश करते हैं अपना किंगडम, जो कि है एंग्लो नॉर्मन एज वो किंगडम। ओके, तो उसको उसके बाद हमारा एंग्लो नॉर्मन एज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इस बैटल को, जो बैटल इन दोनों के बीच में हुआ था, लास्ट आपके किंग हेनॉट सेकंड के बीच में और आपके विलियम द कॉन्करर के बीच में, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि ऐसे आपका जो है एंग्लो नॉर्मन एज जो है वो स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में, और एंग्लो सेक्शन एज जो है वो एंड हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे कि एंग्लो नॉर्मन एज में लैंग्वेज किस तरीके की यूज की जाती थी। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एंग्लो नॉर्मन एज वाला जो एरा है उससे पहले ओल्ड इंग्लिश को फॉलो किया जाता था, यानी ओल्ड इंग्लिश की जो है वो लैंग्वेज को फॉलो किया जाता था, जिसमें लैटिन और आपके अदर लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस था, पर ओल्ड इंग्लिश बोली जाती थी। पर अब एंग्लो नॉर्मन एज में हमारे जो द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट जो है वो चेंजेस लेकर आते हैं इंग्लिश लिटरेचर में और लैंग्वेज में। तो आपके जो थे ना विलियम द कॉन्करर, वो जो है वो आपके फ्रांस और लैटिन और आपके जो है वो आपके
इंग्लिश, ये तीनों चीज़ों से इन्फ्लुएंस थे और यहाँ पर जो है वो 3 लैंग्वेजेस जो है इस टाइम पे आ जाती हैं, जो उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइलैंग्युअल कंट्री, ठीक है? तो जब एंग्लो नॉर्मन एज चल रही थी, तब हम ट्राइलैंग्युअल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे अपने इंग्लैंड में, ओके? तो यहाँ पर इससे पहले आपका ओल्ड इंग्लिश यूज़ की जाती थी, पर इस टाइम पे 3 लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी आपके इंग्लैंड के अंदर। सबसे पहली थी फ्रांस में आपकी फ्रेंच लैंग्वेज, ओके? तो फ्रेंच लैंग्वेज वो लोग बोलते थे जो एरिस्टोक्रेट थे, यानी कि जो अमीर लोग थे, जो इलाइट पीपल थे आपके इस एरा में, एंग्लो नॉर्मन एरा में, वो लोग आपके फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे, ओके? और नाउ फिर उसके बाद बात करते हैं लैटिन लैंग्वेज की, तो वो यूज़ करते थे आपके जो एजुकेटेड क्लर्जी होते थे, जो आपके ट्रेडर्स होते थे, वो लोग। और इंग्लिश जो है वो कॉमन लोग अपनी भाषा में यूज़ करते थे। तो सिंपली आपको ये समझना है कि इससे पहले ओल्ड इंग्लिश फॉलो की जाती थी एंग्लो सेक्शन एज में, पर एंग्लो नॉर्मन एज में 3 तरीके की लैंग्वेज का जो है वो एक तरीके से एंट्री होती है इंग्लैंड के अंदर, जो है आपका फ्रेंच, लैटिन एंड आपका इंग्लिश, और तीनों तरीके के लैंग्वेज अलग-अलग लोगों के द्वारा बोले जाते थे। यानी कि आपको याद रखना होगा, अगर यूजीसी नेट में पूछ लेता है कि उस टाइम पे फ्रेंच लैंग्वेज किस तरीके के लोग बोलते थे, तो आपको याद रखना है कि वो होते थे एरिस्टोक्रेट लोग, जो लोग फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे, इलाइट पीपल्स, रिच पीपल्स उस टाइम के। फिर हम बात करते हैं आपके लैटिन लैंग्वेज की, तो वो आपका चर्च में और एजुकेटेड क्लर्जी जो होते थे वो यूज़ करते थे, और इंग्लिश जो है वो आपके कॉमन लोग यूज़ करते थे इस टाइम पे। तो इतना आपको फोकस करना है, याद रखना है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि लिटरेचर कैसा था इस एरा का। हमने देखा कि लैंग्वेज कैसी थी, हमने देखा कि कैसे जो है वो एंग्लो नॉर्मन आए, कौन से जो है मेन बैटल हुई, कौन से किंग थे। अब हम डिस्कस करेंगे अपने लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम एंग्लो नॉर्मन एज पढ़ ही रहे हैं अपने इंग्लिश लिटरेचर में, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पे लिटरेचर का क्या भाई चल रहा था, क्या चीज़ें थी जो लिटरेचर में चेंज हुई थी पिछली बार से। तो हमने पिछली बार देखा था कि भाई ब्रेवरी पे ही लिखा जा रहा था और रिलीजन पे ही लिखा जा रहा था, पर इस एरा में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। इस एरा में सिर्फ रिलीजन और सिर्फ जो है वो ब्रेवरी पे, हीरोइज्म पे नहीं लिखा जा रहा था। यहाँ पर आपके रोमांस पे लिखा जा रहा था, कोर्टली रोमांस जो होते थे, ठीक है, उन पे लिखा जा रहा था, रिलीजियस लिटरेचर भी लिखा जा रहा था, क्रॉनिकल्स लिखे जा रहे थे जहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखा जा रहा था। इसके अलावा लिप्स ऑफ सेंट्स जो है, जितने भी संत हैं उस टाइम के, जितने भी प्रीस्ट थे, जो भी बहुत बड़े जो संत वगैरह थे, उनकी जो लाइफ थी उनको भी रिकॉर्ड किया जा रहा था। साथ में बुक ऑफ एनिमल्स एंड मोरल लेसन्स, एनिमल्स पे बुक लिखी जा रही थी, मोरल लेसन्स के ऊपर बुक लिखी जा रही थी, और मेरिकल एंड मिस्ट्रीज प्ले जो है वो आपके रिलीजियस लिखना स्टार्ट हो गए थे। तो आपने देखा पिछली बार से इस बार में फर्क है। मैं बार बार ये इसलिए कर रही हूँ ना कि पिछली बार को इस बार से कंपेयर कर रही हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि दोनों एजेस में डिफरेंस क्या था। उस वाली एज में पैगनिज्म, यानी कि जो गॉड पे बिलीव नहीं करते थे और सिर्फ जो है हीरोइज्म और ब्रेवरी पे लिखते थे, उस टाइप के वर्क और रिलीजियस वाले वर्क लिखे जा रहे थे एंग्लो सेक्शन एज में। पर अगर आप देखेंगे कि एंग्लो नॉर्मन एज में क्या चेंज हुआ, तो चेंज हुआ कि यहाँ पर रोमांस भी लिखा जा रहा था, यहाँ रिलीजन भी के बारे में भी लिखा जा रहा था, रिलीजियस टेक्स्ट भी लिखे जा रहे थे, जो भी आपके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे वो भी रखे जा रहे थे, और साथ ही में आपके मेरिकल और मिस्ट्री प्लेज लिखे जा रहे थे, जो कि रिलीजियस ड्रामा थे वो भी। और इसके अलावा मोरल लेसन्स और एनिमल्स पे, सभी चीज़ों पे लिटरेचर जो है वो इवॉल्व हो गया था। एक तरीके से लिटरेचर का जो स्टैंडर्ड था वो यहाँ पर क्या हुआ था, इनहैंस हो गया था, जहाँ पे हर एक जॉनरा में अब लिटरेचर में लिखा जाने लगा था एंग्लो नॉर्मन एज में। ओके, अब हम बात करेंगे मेजर वर्क्स के बारे में जो एंग्लो नॉर्मन एज के टाइम पे लिखे गए हैं। ओके, हिस्ट्री रेगम ब्रिटेन लिखा गया है, जो कि जॉफ्री ऑफ माउंटबॉथ ने लिखा हुआ है। इसके अलावा लैटिन प्रोज है ये, जिसमें नरेटिव आपका जो है नरेट किया गया है लेजेंडरी हिस्ट्री के बारे में, ब्रिटिश जो किंग थे उस टाइम पे उनके बारे में, और इंट्रोड्यूस करते हैं किंग अर्थर को एज अ नेशनल हीरो। तो यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री आपकी लिखी गई है ब्रिटेन की। इसके अलावा इसको जो है, इसको आपके लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। ये एक प्रोज वर्क है जहाँ पे ब्रिटिश जितने भी किंग्स थे उनके बारे में बताया गया है, और इसी वर्क में इंट्रोड्यूस किया गया था आपके किंग अर्थर एज अ नेशनल हीरो। ठीक है, किंग आपके जो अर्थर थे उनके बारे में जो एक स्टोरी अब जो यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसी टेक्स्ट के बाद से स्टार्ट हुई है। अब हम बात करते हैं ब्रूट की, जो कि लेमन ने लिखा था, जो कि फर्स्ट मेजर क्रॉनिकल है इन मिडिल इंग्लिश, एडेप्टेशन ऑफ वेस रोमन डे ब्रूट। ओके, कंबाइन द एंग्लो सेक्शन एंड नॉर्मन ट्रेडिशन। इसके बाद हम बात करेंगे द आउल एंड द नाइट एंगल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है। अर्ली सर्वाइविंग जो है मिडिल इंग्लिश डिबेट पोएम है। एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया था कि द आउल एंड द नाइट एंगल किस टाइप की पोएम है, तो आपको याद रखना है ये आपकी अर्ली सर्वाइविंग मिडिल इंग्लिश डिबेट पोएम है, जहाँ पे डिबेट हो रही है किसके बीच में, आउल के बीच में और आपके नाइट एंगल के बीच में। डिस्कस करते हैं ये दोनों मिलकर आपके मोरालिटी को, विजडम को एंड ह्यूमन बिहेवियर को। तो यहाँ पर डिबेट हो रही है इन दोनों के बीच में, आउल एंड नाइट एंगल के बीच में, मोरालिटी के ऊपर, विजडम के ऊपर और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। और ये एक आपका मिडिल इंग्लिश का डिबेट पोएम है आपका द आउल एंड द नाइट एंगल। और इसके जो भी ऑथर हैं वो जो है वो एनॉमरस है, मतलब इनके बारे में इतनी कोई जानकारी नहीं है। ओके, अब बात करते हैं किंग होंग। ये भी एक आपका वर्क है जिसके ऑथर के बारे में इतना कोई नहीं है आपको जानकारी।
इसके अलावा ये जो है अर्लीस्ट सर्वाइविंग मिडिल इंग्लिश रोमांस है। इसका थीम है एक्साइल, एडवेंचर, हीरोइज्म एंड लव। तो आपको याद रखना है, देखिए सीधी-सी बात कि आपको थोड़ी-सी चीज़ें याद रखनी होंगी कि एक प्रोज़ वर्क है जो कि आपके जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ ने लिखा हुआ है, जो है हिस्ट्री एगम आपका ब्रिटेन, जिसमें आपके किंग्स के बारे में और किंग अर्थर को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है एज़ नेशनल हीरो। इसके अलावा आपका एक लेमन नाम के ऑथर है जिन्होंने ब्रूट नाम का वर्क लिखा है, जो एंग्लो सेक्शन और नॉर्मन के ट्रेडिशन को कंबाइन करके उन्होंने क्रॉनिकल लिखा हुआ है। इसके अलावा आउल एंड द नाइट एंगल है, किंग होंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है कि ये सारे मेजर वर्क हैं एंग्लो नॉर्मन एज के टाइम पे। अब हम बात करेंगे मेजर लिटरेरी स्टाइल्स के बारे में। तो आपका कोर्टली रोमांस के बारे में इस टाइम पे बात हो रहा था, जहाँ पे आपके नोवेल्स के बारे में, रिस्पेक्टफुल लव, डिवोशन के बारे में बात किया जा रहा था, रिलीजन के रिलीजियस और जो है वो डायलेक्टिक स्टाइल में आपके वर्क लिखे जा रहे थे, क्रॉनिकल्स स्टाइल में वर्क लिखे जा रहे थे और रोमांटिक वर्क लिखे जा रहे थे। तो यहाँ पे कौन-कौन से टाइप के वर्क हमने पहले भी डिस्कस किया कि अब स्टाइल में बहुत चेंज आ गया था। अब सिर्फ 2 तरीके के वर्क नहीं लिखे जा रहे थे, अब आपके ब्रेवरी के ऊपर भी लिखे जा रहे थे वर्क, लॉयल्टी के ऊपर भी वर्क, हीरोइज्म के ऊपर भी वर्क लिखे जा रहे थे। उसके अलावा जो है वो आपका कोर्टली रोमांस पे भी वर्क लिखे जा रहे थे। इसके अलावा रिलीजियस और क्रॉनिकल्स भी लिखे जा रहे थे, प्रोज। इसके अलावा रोमांटिक आपका स्टाइल भी यूज किया जा रहा था। इसके बाद आपका जो है सिंपल मिडिल इंग्लिश जो है वो प्रोज इस टाइम पे लिखे जा रहे थे, जहाँ पर आपके प्लेन डायरेक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था। आपके रिलीजियस एंड आपके इंस्ट्रक्शनल टेक्स्ट लिखे जा रहे थे एंड एलग्री और आपका जो है सिंबॉलिक स्टाइल में भी आपके टेक्स्ट लिखे जा रहे थे। तो इस एरा का स्टाइल देखिए पिछले एरा से कितना चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपके सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेवरी पे लिखा जा रहा हो, बियोवल्फ जैसी पोएम्स लिखी जा रही हो या फिर रिलीजियस टेक्स्ट ही लिखे जा रहे हो। यहाँ पर कोर्टली रोमांस के बारे में, रिलीजन के बारे में, डायलेक्ट के बारे में बात हो रही है, प्रोज के बारे में भी बात हो रही है। इसके अलावा रोमांटिक स्टाइल में भी आपके वर्क लिखे जा रहे हैं और एल्गोरिकल जो है वो आपके सिंबॉलिक स्टाइल के भी वर्क अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाएंगे लिखना, जो कि आपके चौसर के एज में बहुत ज्यादा लिखे जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कि स्टाइल कैसा था एंग्लो नॉर्मन एज का। अब हम बात करेंगे नोटेबल इवेंट के बारे में। अ नोटेबल इवेंट ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन एज इज अ मर्डर ऑफ अ थॉमस बेकेट। देखिए यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना है कि थॉमस बेकेट जो है वो आपके जो है कैंटरबरी कैथेड्रल जो चर्च है वहाँ के मेंबर थे और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किंग के बीच में और थॉमस बेकेट के बीच में, और थॉमस बेकेट का जो है वो मर्डर करवा देते हैं आपके हेनरी सेकेंड, जो कि किंग है इस टाइम पे आपके इंग्लैंड के। और यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है चर्च के बीच में और आपकी जो मेजर अथॉरिटी है, आपके जो किंग है उनके बीच में। तो ये एक मेजर इवेंट था जो दिखाता है चर्च के बीच में और आपके जो उस टाइम पे किंग थे उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, तो ये एक मेजर इवेंट है, याद रखिएगा। हाउ डिड एंग्लो नॉर्मन एज एंडेड। ठीक है, तो एंग्लो नॉर्मन एज एंड कैसे होता है, तो इसका कोई सिंगल इवेंट नहीं है, बहुत सारे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से जो है एंग्लो नॉर्मन एज जो है वो डिक्लाइन हो गया और धीरे धीरे जो है वो आपका चौसर एज की तरफ हम लोग जाने लगेंगे। तो सबसे पहला है लॉस ऑफ नॉर्मेंडी, यानी कि नॉर्मेंडी जो पूरा जो ये एक तरीके का ट्राइब था या ये एक तरीके के जो लोग थे, इनका एक तरीके से डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ और किंग जॉन लॉस्ट नॉर्मेंडी टू फिलिप सेकंड। आपका किंग जॉन जो है वो हार जाते हैं फिलिप सेकंड से और आपका जो है फ्रांस पे अब फिलिप सेकंड का जो है वो कहीं ना कहीं कमांड आ जाता है। किंग आपके इंग्लिश नोबल्स बिकम लेस कनेक्टेड विद फ्रांस। अब जो इंग्लिश लोग थे, नोबल्स थे, वो बहुत लेस कनेक्टेड हो जाते हैं फ्रांस से और फ्रांस के लोगों से, और इंग्लिश आइडेंटिटी स्टार्ट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। और यहाँ पर इंग्लिश आइडेंटिटी फिर से एक पीक पे आने लगती है और फ्रांस में जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, फ्रांस के जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं जो है वो वीक होने लगते हैं। अब दूसरा रीजन क्या है कि डिक्लाइन ऑफ नॉर्मन फ्रेंच। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरा रीजन बनता है कि जो फ्रेंच था वो डिक्लाइन होने लगा था, नॉर्मन फ्रेंच जो है वो डिक्लाइन होने लगा था। कैसे? फ्रेंच ग्रेजुअली लॉस्ट हिज इंपॉर्टेंट इन इंग्लैंड। हमने देखा था कि फ्रेंच सिर्फ वही लोग बोलते थे जो किंग्स होते थे, जो एरिस्टोक्रेट लोग होते थे। तो अब किंग जॉन जो है, जो कि किंग है, वो हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो इंग्लैंड में फ्रांस और फ्रेंच का जो एक इंपॉर्टेंस था वो कम हो गया। मिडिल इंग्लिश बिकम द पॉपुलर अमंग ऑल क्लासेस। तो मिडिल इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था बहुत आपके अदर क्लासेस के बीच में। तो अब कहीं ना कहीं हर क्लासेस के बीच में इंग्लिश जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया, जो नॉर्मल लोग बोलते थे, और फ्रांस में फ्रेंच का ही जो है वो क्या हो गया, आपका ग्रेजुअली जो है वो डिक्लाइन हो गया। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और इवेंट हुआ था स्टैच्यू ऑफ प्लीडिंग, जिसका मतलब है आपका इंग्लिश रिप्लेस्ड फ्रेंच इन इंग्लिश लॉ कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था, स्टैच्यू ऑफ प्लीडिंग का मतलब है कि यहाँ पर इंग्लिश को रिप्लेस कर दिया गया था फ्रेंच से। ओके, तो मतलब अब जो कॉमन लोग बोलते थे, जो इंग्लिश लैंग्वेज जो कॉमन लोग बोलते थे, अब फ्रेंच को उससे रिप्लेस कर दिया गया था और इंग्लिश को लॉ कोर्ट का जो है वो लैंग्वेज बना दिया गया था। दिस इज आपका जो है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, जहां पर ग्रेजुअली अब इंग्लिश जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी और फ्रेंच पूरी तरीके से कोर्ट से और अदर जो अपर और क्लासेस हैं वहां से जो है वो डिक्लाइन होने लगा। तो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का आपका राइज होना भी एक क्या है, मेजर इवेंट माना जाता है, जिसमें राइटर्स बिगेन कंपोजिंग मेजर लिटरेरी वर्क्स इन मिडिल इंग्लिश इंस्टेंट ऑफ आपका फ्रेंच। ठीक है, तो आपका फ्रेंच में लिखने के बजाय जो भी आपके लिटरेरी मेजर वर्क और ऑथर थे, उन्होंने क्या करा, इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया। एंड द इमर्जेंस ऑफ जॉफ्री चौसर मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लिटरेरी एरा। और जब जॉफ्री चौसर जो है वो बॉर्न हुए और जब जॉफ्री चौसर ने अपना एक तरीके से करियर स्टार्ट किया, तो उनका ये जो तरीका था अपने लिटरेचर को इंग्लिश में लिखने का, उसका एक मेजर इवेंट बनता है इसके डिक्लाइन का आपके एंग्लो नॉर्मन एज के। ठीक है, और यहाँ से फिर चौसर का एज स्टार्ट हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है
आपका एंड हुआ 1940 में, इसका एक तरीके से एंड हो जाता है और इसके रीज़न बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। हमने पहले ही देखा कि सबसे पहला है लॉस ऑफ नॉर्मैंडी, जो है किंग आपका जॉन का हार जाना फिलिप सेकंड से, इसके अलावा डिक्लाइन हो जाना फ्रांस का, इसके अलावा लॉ कोर्ट से आपके जो है वो फ्रेंच को रिप्लेस कर देना, इसके अलावा आपका जो है वो राइज़ ऑफ अ मिडिल लिटरेचर का राइज़ होना और लिटरेरी जो भी फिगर्स हैं उनका इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर देना रेदर देन फ्रेंच में। तो ये सारी चीज़ें रीज़न बनी जिसकी वजह से एंग्लो नॉर्मन एज जो है वो डिक्लाइन हो गया। नाउ हम बात करेंगे अब रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं हमारे यूजीसी नेट में उसके बारे में, ठीक है। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे एंग्लो नॉर्मन एज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट से रिलेटेड फैक्ट्स जो पूछे गए हैं बार बार और जो पूछे जा सकते हैं। एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं हम, ओके, एंग्लो नॉर्मन एज का। चलिए, एंग्लो नॉर्मन एज का जब हिस्टोरिकल फैक्ट हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कब ये स्टार्ट हुआ। तो 1066 में ये स्टार्ट हुआ जब हेनॉट सेकंड को, जो कि एंग्लो सेक्शन एज के लास्ट आपके किंग थे, उनको विलियम द कॉन्करर ने हराया और आपके एंग्लो नॉर्मन एज जो है यहाँ पर इंग्लैंड में आ गए और वो उनका जो है वो एज स्टार्ट हो गया। बैटल ऑफ हेस्टिंग नाम था इस बैटल का, जहां पर एंग्लो सेक्शन को हराया एंग्लो नॉर्मन लोगों ने, ओके, और यहाँ पर एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्ट कर दिया। विलियम द कॉन्करर जो है वो फर्स्ट आपके एंग्लो नॉर्मन जो है वो इंग्लैंड के किंग बने। एंग्लो नॉर्मन ने जो है वो फ्यूडल सिस्टम को जो है आपके इंग्लैंड में स्टार्ट करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस को इन्होंने जो है वो एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया था, जो कि फ्रेंच था, लैटिन था और मिडिल इंग्लिश था, जिसमें से फ्रेंच जो है वो कोर्ट के लोग, नोबल लोग और लॉ एडमिनिस्ट्रेशन और एरिस्टोक्रेट यूज करते थे। लैटिन लैंग्वेज को जो है वो आपके चर्च के लोग और एजुकेशन और स्कॉलरशिप के लिए यूज किया जाता था, यानी एजुकेशन के लिए, और मिडिल इंग्लिश जो है वो कॉमन लोग बोलते थे। फिर हमने देखा कि कैसे ट्रांजिशन होता है, मिडिल इंग्लिश पीक पे आती है। तो ये 3 लैंग्वेजेस एंग्लो नॉर्मन एज में बोली जाती थी। एक बात का याद रखिएगा कि लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जाता है एंग्लो नॉर्मन एज में, और टाइम के बारे में पूछा जाता है, और विलियम द कॉन्करर के बारे में पूछा जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि 3 तरीके की लैंग्वेज एंग्लो नॉर्मन एज में बोली जा रही थी। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और ये हमारा क्लास सेकंड था। अब हम क्लास थर्ड में डिस्कस करेंगे एज ऑफ चौसर को, और आपको इसका जो है वो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक बायो में है। थैंक यू सो मच।